औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय कोलीग्स। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे 10th केमिस्ट्री 9th का, जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ये, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। बस एक बात जो इसके अंदर समझाने वाली, अगर आप उसको पिक कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो नेक्स्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड के डिकम्पोजिशन से हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा बनते हैं। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम वही बात जो पहले हम पढ़ते थे कि स्टार्टिंग के अंदर जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आपके सारे के सारे जो होते हैं वो रिएक्टेंट मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट मौजूद हैं, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन, मैं यहाँ पे लफ्ज़ बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, उसकी अमाउंट। आपने इस वर्ड को अब जहन में रखना है, इसी वर्ड के ऊपर सारी की सारी कहानी चलेगी। बस एक बात आप माइंड में रखनी है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। लेट के अगर आपकी रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, इसकी कंसंट्रेशन 100 है टाइम ज़ीरो के ऊपर, और थोड़ा टाइम गुजरता है तो क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, 90 पे आ जाती है। तो आप बताओ कि 100 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो फॉरवर्ड ही जाएगा, रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट ही बनते हैं, तो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन ही बोलते हैं। तो 100 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा कि 90 पे। तो मैंने पहले बताया है कि आपने हमेशा याद रखना है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अमाउंट मिकदार ज़्यादा होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। बस इस बात को नहीं आपने भूलना, ना इसको छोड़ना है। जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इट मीन अगर मैं 100 और 90 में देखूँ तो 100 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। किसकी निस्बत? 90 की निस्बत। 90 का देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, उसकी निस्बत कम है। तो बस आपने यही बात माइंड में रखनी है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अब देखो यहाँ पे 100 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन, 90 पे इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है। और रिवर्स की बाद में बात करते हैं। अब 80 पे देखो, 80 पे मज़ीद ज़्यादा हो गया, सॉरी मज़ीद कम हो गया, 100 पे बहुत ज़्यादा था, तो 100 पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, और 90 पे कम हुआ, 80 पे और कम हो गया, और जो हमारा 70 पे है उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मज़ीद कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं अभी सिर्फ फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, रिवर्स की तरफ मैं नहीं जा रहा। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉरवर्ड का, फिर मैं आपको रिवर्स की तरफ लेके जाऊँगा। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आपको पता है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। 100 से जब 90 पे आएगा आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कम हो गया, 80 पे आया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कम हो गया, 70 पे आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कम हो जाएगा। अब जो सवाल पैदा होता है कि जब टाइम ज़ीरो होगा, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमारा सारे के सारे रिएक्टेंट पड़े होंगे, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम रिएक्टेंट होंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है, आगे ये बात आ भी जानी है। इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर या इनिशियल स्टेज के ऊपर आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और ये सबसे मैक्सिमम होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट या मैक्सिमम, मेरे ख्याल से अगर फास्ट का लफ्ज़ यूज़ होगा, इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है या मैक्सिमम होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स की। अब आप बताएं, आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना। अब यहाँ पे ज़ीरो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग के अंदर, और थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद इसकी कंसंट्रेशन होगी 10। आप बताएं ज़ीरो पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा कि 10 पे? वैसे भी अंडरस्टूड है, यहाँ से देखा जाए तो ज़ीरो के ऊपर तो जब आपकी कंसंट्रेशन है ही नहीं तो रिवर्स रिएक्शन जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल। एट द स्टार्टिंग द रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन।
तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर है। और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 10 होती है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है ऊपर वाले की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। जब 20 होती है तो और ज़्यादा हो जाता है, ये 30 होती है और ज़्यादा हो जाता है। तो इट मीन्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में ना होने के बराबर है ही नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहा है। जब ये 70-30 आ जाएगा, मैंने कहा था कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये क्या कायम हो जाएगा, हमारा ये एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। यानी जितने आपके मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल हमारे पीछे आएंगे। तो अगर 10 मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल ही पीछे आ रहे हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इसे हम बोलते थे डायनेमिक एक्विलिब्रियम। ये तो आपको पहले भी मैंने काफ़ी समझा दिया, इस पर मज़ीद बहस नहीं करूँगा। अच्छा, इसके अंदर देखें आप, डिक्रीज़ द कंसनट्रेशन, डिक्रीज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपकी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो रहा है। इसकी नस्बत इस साइड पे देखें, इंक्रीज़ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है वक्त गुजरने के साथ साथ, और इनका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, ये सारी बातें आगे में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक दफ़ा क्लियर हो जाए। 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात कि स्टार्टिंग के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, मैक्सिमम है या ज़ीरो है। क्योंकि कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी मैक्सिमम या वेरी फास्ट है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या है, नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ही ना होने के बराबर है। दो बातें होगी। तीसरी बात, वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पे क्या असर हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है आप बताएं। कम हो रहा है, गुड। अच्छा, ये कम क्यों हो रहा है, अब सवाल तो ये है ना, कम इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अभी यहाँ पे 100 है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है। 90 हुआ, कम हो गई, 80 पे और कम हो जाएगी, 70 पे और कम हो जाएगी। चौथी बात, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वजह क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इस टॉपिक में ये 4 बातें अपने माइंड में रखनी है। स्टार्टिंग में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, और वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक तो काफ़ी हद तक यहाँ तक समझ आ गई, और यही अगर आपको समझ आ गया तो आगे आपके लिए बिल्कुल ये हलवा है, और आप भी खाएं और सबको खिलाएं। और यही कहानी सारी आगे लिखी हुई है। एट द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या थी, रिएक्टेंट की मैक्सिमम थी, हायर थी, किसकी निस्बत, प्रोडक्ट तो ना होने के बराबर थे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इज़ फास्टर। आगे वही बात, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। देन द रिवर्स रिएक्शन, एंड द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द नेग्लिजिबल रेट। ये तो उसने स्टार्टिंग पे बात कर दी कि स्टार्टिंग पे क्या होगा, इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या होगा। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ एज अ रिएक्शन प्रोसीड, जैसे वक्त गुजरता गया तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई, कम हो रही है। और रिएक्टेंट कम होने की वजह से आपकी जो हो रहा है प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट इंक्रीज़ होंगे तो लाजिम बात है आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा क्योंकि उसकी मिकदार कम होती जा रही है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि उसकी मिकदार। और आप लास्ट पे क्या होगा, टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, आखिर पे जाके दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल आगे जाएंगे उतने ही वापस आएंगे, जिसे हम बोलते थे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड द डायनेमिक एक्विलिब्रियम। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, हाउ द डायनेमिक एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। इसके अंदर ये सारी कहानी लिखनी है आपने। ये कहानी आपको तभी याद होगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप रट्टा लगाओगे, रट्टा 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद वो माशाल्लाह आपके दिमाग से फुर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में ग्राफ आपने लाजमी बनाना है। तो मैं एनिमेशन के जरिए बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि काफ़ी टाइम लग जाता है उस पर, आधा पौना घंटा मेरा ज़ाया हो जाता था, इतना टाइम नहीं था। तो ये देखने ज़रा, तो इसको इस तरह ही समझ लें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारा टाइम लिया हुआ है। अब ये 0 टाइम था, 10, 20, 30 ये गुजरता गया है, ये सेकेंड लगा लें। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे लिया हुआ है हमने, वाई एक्सिस पे लिया हुआ है रेट लिया हुआ है, रफ्तार। अच्छा, सबसे पहले टाइम जब ज़ीरो था, यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, अब आपने बताना है मुझे। तो जब टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं तो उस वक्त रिएक्टेंट क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे।
और रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा कि मैक्सिमम होगा? तो मेरे ख्याल से तो आपको कंफर्म हो जाएगा मैक्सिमम होगा। तो यही देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम है। ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मैक्सिमम। और वक्त गुजरने के साथ साथ अब देखो, ये ज़ीरो टाइम पे इतना था, जब 10 सेकंड हुए, 10 सेकंड पे कितना रह गया? ये 10 सेकंड पे कम नहीं हो गया पहले से? नहीं, यहाँ इसकी निस्बत ये कम हो गया। लेट कर लें यहाँ पे, ये अगर 70 था तो यहाँ पे कितना रह गया है? 60 रह गया। 20 सेकंड में क्या हुआ? 20 सेकंड में ये और कम हो गया। 30 सेकंड में क्या हुआ? ये और कम हो गया। 40 सेकंड पे और, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन कम होता जा रहा है। ये सारी कहानी आपको पहले समझाई है, ये ग्राफ के जरिए समझा रहा हूँ। ये ग्राफ भी आपने लाजमी बनाना है, ये बनाएगा वही जिसको समझ आ गई है। अच्छा, अब ये तो गया फॉरवर्ड एक्शन की एग्जांपल। अब रेट ऑफ आपका हो गया रिवर्स एक्शन। स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिवर्स एक्शन क्या है? स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिवर्स एक्शन जो होता है हमारा, वो आपका क्या कहते हैं, ना होने के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन वक्त गुजरने के गुजरे, यानी कि आपका वक्त गुजरने के साथ साथ आपका रेट ऑफ रिवर्स सिलेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों लाइनें जाके मिल जाएंगी। इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे आके अगर लेट कर लो, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन है जी 40 या 45, तो वो हमेशा आपका उतना ही रहेगा, ना तो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। दोनों के लिए यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए भी और रिवर्स सिलेक्शन के लिए भी दोनों इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये हमारा क्या कायम हो गया है? ये हमारा इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। तो ये लाइन बढ़ती जाएगी, ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होगा ना रिवर्स डायरेक्शन ज़्यादा होगा, दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का कंपैरिजन है। तो पहला पॉइंट देखें, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। इसके अंदर सिंपल है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। और रिवर्स में क्या होगा कि प्रोडक्ट मिलेंगे या प्रोडक्ट डिकम्पोज होंगे और दोबारा क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बहुत ईजी है। फॉरवर्ड रिएक्शन बाएँ से दाएँ जानिब जाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? दाएँ से बाएँ जानिब मूव करता है। एट द इनिशियल स्टेज, ये दोनों पॉइंट आखिर वाले वही है। इनिशियल स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है, ये मैंने नहीं बताना, आप खुद ही इसको देख लें। और इन द बिगिनिंग या इनिशियल स्टेज के ऊपर रेट ऑफ रिवर्स एक्शन क्या होता है? भाई सब ये है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? क्योंकि मिकदार कम हो रही है इसलिए वो कम होगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो रही होती है इसलिए वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप, वो इंक्रीज़ होता रहता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये सदका जारी है, और इसका फ़ायदा मुझे तो मल्टीपल होगा, इससे आपको भी होगा कि जब आप शेयर करेंगे तो आपके ज़रिए बाकी को भी ये इल्म फैलेगा। बाकी चीज़ें तो हम बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, ये बच्चों के लिए फ़ायदा मंद है और हमारी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है। और बाकी ये है लास्ट पे कि मैं भी आपको इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखूँगा, आप भी मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।